ईरान दाग रहा मिसाइलें, इजराइल ने अपने नागरिकों के लिए अलर्ट किया जारी। ईरान और इजराइल के युद्ध युद्ध को लेकर क्या वेस्ट बैंक और गोलान हाइट्स और गाजा को छोड़ के बाकी सब कंट्री के साथ पीस हो गया था। और तो ईरानियन जब ये प्रेजेंट रजीम जब 79 में आया था, तो तब से उन्होंने ठान ली थी कि इसराइल को हमने मिटाना है, पैलेस्टीनियन को उनका हक दिलाना है। तो पैलेस्टीनियन को वो मानते हैं कि उनके वो मुस्लिम ब्रदर्स हैं, तो ये उम्मा के अंदर आते हैं। तो इस तरीके की आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। तो अभी लेटेस्ट ये हुआ है कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया था करीबन करीबन 15 साल पहले, और अब बताया जा रहा था कि वो अपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बहुत ही पास आ गया है। तो अमेरिका नहीं चाहता कि न्यूक्लियर बॉम्ब बने, इसराइल नहीं चाहता कि न्यूक्लियर बॉम्ब बने, बिकॉज इसराइल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल खतरा हो जाएगा। और साथ में जितने भी कंट्रीज हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के, वो भी चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो वो लीडरशिप ले जाएगा मुस्लिम वर्ल्ड की। तो ऐसा जैसे यूएई नहीं चाहता, सऊदी अरेबिया नहीं चाहता, और दूसरे जीसीसी कंट्रीज नहीं चाहते। तो इसलिए अल्टीमेटली ईरान और इसराइल के बीच में युद्ध शुरू हुआ था, जिसमें अभी अमेरिका भी कूद पड़ा है। तो अभी जी। लेटेस्ट ये है कि अमेरिकन ने भी आके स्ट्राइक की है और ईरानियन को बहुत नुकसान हुआ है। और इसराइलियों ने बेसिकली ईरान के जो सुपरफिशियल मिलिट्री टारगेट्स हैं, सरफेस टारगेट्स हैं, इकोनॉमिक टारगेट्स हैं, उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनके एयर बेसिस हैं, उनको तबाह कर दिया है। और अमेरिकन ने आगे B2 बॉम्बर्स के साथ अपना GBU 57 बॉम्ब जो है, जिनको मदर ऑफ ऑल बॉम्ब कहा जाता है, पेनिट्रेशन बॉम्ब है जो 100 मीटर डीप तक पेनिट्रेट करके फटता है, उसके साथ कल रात को हमला किया था। और उसके साथ में उन्होंने तो काफी नुकसान पहुंचाया है। तो अभी जो इस वक्त सिचुएशन है, हम इंतजार कर रहे हैं कि ईरान की तरफ से क्या हमला हो रहा है। ईरानियों ने ऑलरेडी इसराइल के ऊपर हमले स्टार्ट कर दिए हैं, मिसाइलें उनकी बरस रही हैं, परंतु वो सब्सटेंशियल हमला जिसके ऊपर वो बोल रहे थे कि हम बदला लेंगे अमेरिकन के साथ, वो अभी अमेरिकन के अगेंस्ट नहीं किया है। और जी। साथ में उन्होंने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं वर्ल्ड स्टेज के ऊपर। यूएनएससी का मीटिंग बुला ली है, इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है, और वहां पे उन्होंने ये बोलना शुरू किया है कि जो अमेरिका कर रहा है या इसराइल कर रहा है वो अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉ है। तो ये दो किस्म की दलीलें लेके वो चल रहे हैं, और अभी उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है उसका इंतजार है। ब्रिगेडियर विजय सागर जी, जानना चाहेंगे जिस तरह से इजराइल का उद्देश्य जो है वो ईरान की परमाणु क्षमता को कमजोर करना और उसके मिसाइल जो है कार्यक्रम को रोकना है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, उनका उद्देश्य जो है, उनका परमाणु जो वेपन प्रोग्राम है उसको नष्ट करना है, कम नहीं करना है। 100% उनको डिस्ट्रॉय करना है, जिसमें अमेरिका उनके साथ मदद कर रहा है। साथ में उनके पास बताया जाता था कि कम से कम 4000 हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जो काफी सारी वो इसराइल के ऊपर ऑलरेडी फायर कर चुके हैं। तो अभी भी बताया जा रहा है कि शायद 2500 मिसाइल उनके पास हैं, और जो उनका पेशेंस है वो बहुत ज्यादा है। जैसे ईरान इराक वॉर में हमने देखा था, 8 साल तक वो वॉर चली, जबकि ईरान वहां पे इंफीरियर कंट्री था इन फ्रंट ऑफ इराक, पर फिर भी वो वॉर को इराकी टेरिटरी के अंदर लेके गए और लड़ते रहे। तो आज भी जो बयान आ रहे हैं आयतुल्ला खुमानी से या उनके IRGC कमांडरों से, वो यही कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे, रुकेंगे नहीं। और अमेरिकन कह रहे हैं कि आप टेबल पे आइए, हमारे साथ समझौता कीजिए और अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कीजिए। तो वो उसको बंद करने को तैयार नहीं है। तो अभी तक उन्होंने गिव अप नहीं किया है। तो आगे क्या सिचुएशन बनती है, we'll see in the days to come। क्या आपको लगता है कि इस युद्ध में साइबर हमलों, ड्रोन स्ट्राइक्स और खुफिया अभियानों ने जो है वो एक पारंपरिक युद्ध को पीछे छोड़ दिया है? देखिए, इसको मैं ये नहीं बोलूंगा पारंपरिक युद्ध को पीछे छोड़ दिया है, मैं ये बोलूंगा कि ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। यहाँ पे बहुत सारी जो डायमेंशन है उसके अंदर, वो सारी की सारी साथ में काम करती हैं। अभी ईरान के पास इस वक्त काफी सारी उसकी जो मिलिट्री माइट है वो नष्ट हो चुकी है। उसके 6 एयर बेसिस बर्बाद हो चुके हैं, एयर डिफेंस खत्म है। और अमेरिकन के पास और इसराइली के पास ईरान के एयर स्पेस में ऑलमोस्ट नियर एयर सुपीरियोरिटी है। एंड उनके जो हवाई जहाज हैं, ड्रोन हैं, वो एट विल जाके अटैक करते हैं और बर्बादी करके आते हैं। अब इस स्थिति में क्या है कि ईरान के पास एक तो ऑप्शन है हाइपरसोनिक मिसाइल, जो उसने कहाँ छुपा के रखी हैं वो भी किसी को अभी तक मालूम नहीं है। कोई भी थिंक टैंक वर्ल्ड का जो है, वो जो दुनिया के सारे देशों की मिलिट्री पावर्स को का की क्षमता का आंकलन करते हैं, वो ईरान की इस क्षमता को नहीं आंकलन कर पाए हैं।
तो एक ऑप्शन उनके पास है कि वो कैसे यूज करेंगे उनको अगेंस्ट अमेरिकन मिलिट्री टारगेट्स, अमेरिकन नेवल टारगेट्स, या इजरायली सिविल टारगेट्स या इजरायली मिलिट्री टारगेट। और दूसरा जो है उनके पास जो आतंकवादी संगठन है हूती, हमास और अपना हिजबुल्ला, हालांकि हमास हिजबुल्ला को काफी हद तक डेसिमेट कर दिया गया है, इवन हूतीज को भी डेसिमेट किया है, परंतु अभी भी वो इनके टच में है। उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो कायम है। और इसको चाइना की तरफ से बताया जा रहा है कि पिछले 2-3 साल में $400 बिलियन मिले हैं इन संगठनों को फीड करने के लिए। तो अब ये किस किस्म के हमले करते हैं, हमला अमेरिका की मेन लैंड पे होता है या अमेरिकन बेसिस पे होता है, या अमेरिकन की जो इंडो अपना सेंट्रल कमांड है जो 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 जिसका हेडक्वार्टर डिगो गार्सिया में है, उसके जो नेवल बेसिस हैं या नेवल प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस वक्त सी के अंदर हैं, कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं, उनके ऊपर होता है। कहाँ होता है ये पता नहीं है, परंतु ये ऑप्शंस है ईरान के पास स्ट्राइक करने के। परंतु जब भी कभी ईरान स्ट्राइक करेगा उसको डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स मिलेगा अमेरिका इजराइल की तरफ से। तो अभी भी देख लीजिए 36 आवर्स हो गए हैं, कोई खुल के इतना बड़ा हमला नहीं हुआ है। हालांकि अभी कोई थोड़ी देर पहले रिपोर्ट्स आई थी, कुछ शहरों के ऊपर उन्होंने, इजराइल में कुछ शहरों के ऊपर उन्होंने हमले किए हैं जो शायद सिविलियन टारगेट्स को टारगेट करने की कोशिश की गई थी, परंतु शायद वो नहीं हुए हैं। परंतु जो बड़ा रिस्पॉन्स, जिस किस्म का बदला, जिस किस्म की वो धमकियां वो जो दे रहे थे कि अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, वॉर उन्होंने शुरू की है, खत्म हम करेंगे, उस किस्म का हमला अभी तक नहीं आया है। इसका मतलब वो अपना पूरा का पूरा आंकलन कर रहे हैं कि किस तरीके से रिटेलिएट किया जाए जिससे मैक्सिमम रिजल्ट मिल सके। तो वो अभी आने कुछ 1-2 दिन के अंदर पता चल जाएगा। ब्रिगेडियर सागर जी, जानना चाहेंगे जिस तरह से इजराइल द्वारा ईरान के अंदर जो है मोसाद नेटवर्क या फिर ड्रोन बेस से जो है हमले करना, क्या ये एक नई जनरेशन की युद्ध नीति है? देखिए, ड्रोन वॉरफेयर जो है ये शुरू हुआ था आर्मेनिया अजरबैजान वॉर के अंदर। तो ये एक काफी पोर्टेंट चीज है। इसके अंदर क्या है कि इसको डिटेक्ट करना मुश्किल है रेडार द्वारा, प्लस लो कॉस्ट है। अनलाइक आपकी एयरफोर्स में जहाज $100 and $1000 million के होते हैं, पायलट की लाइफ है, पायलट की जो ट्रेनिंग है उसके ऊपर खर्चा होता है। तो ड्रोन वॉरफेयर इज द एक्चुअल थिंग ऑफ द डे। परंतु एट द सेम टाइम मोसाद जो आपने बोला, वो उनकी एक अमेरिकन करेक्शन इजरायलियों की एक बड़ी जबरदस्त खुफिया एजेंसी है जो वर्ल्ड ओवर काम करती है। और जब वो CIA के संपर्क में आती है, उनके साथ सिनर्जाइज होकर काम करती है, तो वो किसी भी कंट्री के लिए बहुत डेंजरस है। हमने देखा इन्होंने 70s में ईदी अमीन को अबडक्ट किया था अपने ही कंट्री से, एक प्रेसिडेंट को निकाल के लाना, अपने हॉस्टेजेस को छुड़ा के लाना, फिर उसके बाद उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से निकाला, फिर उसके बाद जनरल सुलेमानी को और बहुत सारे जो इजरायली करेक्शन ईरानियन साइंटिस्ट थे उनको असैसिनेट किया, ईरानियन जनरल्स को असैसिनेट किया। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग खुफिया एजेंसी है और इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। अब ईरान को इसको काउंटर करने के लिए एक बहुत ही एक जबरदस्त सोचा समझे तरीके से एक अटैक करना पड़ेगा, जिसमें उनको काफी नुकसान भी हो सकता है और वो काफी डैमेज कर सकते हैं अमेरिकन को, इजराइल को। क्या ये संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की ओर बढ़ रहा है, जिसमें अगर बात करें लेबनान की, सीरिया की, यमन जैसे देश और संगठन भी जो इनमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, अभी तक जो सिचुएशन है, हिजबुल्ला, हमास और हूतीज और इनके जो मिलिशिया सीरिया में थे या इराक में हैं, ये इनकी प्रॉक्सी आर्म्स हैं जिनको वो यूज कर सकते हैं। बाकी रही बात कंट्रीज लाइक अमेरिका करेक्शन, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, टर्की, इवन सऊदी अरेबिया या इस्लामिक कंट्रीज या गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज, तो वो मैं आपको बताऊं, ये जो तुर्की है वो इनके साथ खुल के नहीं आएगा क्योंकि वो नेटो का मेंबर है, वो अमेरिका के अंडर है। रशिया के पास इस वक्त जो लेटेस्ट जो है उनके हाथ पूरे भरे हुए हैं यूक्रेन में, वो वेपन्स दे सकते हैं और उनको आने का अंदेशा कम ही है। अभी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अरागची की बात चल रही है रशिया के अंदर, उनके साथ वो उनकी मीटिंग पुतिन के साथ भी तय है, तो उसके बाद क्या निकलेगा पता चलेगा। परंतु रशिया का वॉर में ज्वाइन करना अनलाइकली है। उसके अलावा चाइना की जहां तक बारी आती है, चाइना डायरेक्टली तो ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि उसका रीजन ये है कि अगर वो डायरेक्टली ज्वाइन करता है तो फिर अमेरिका के पास बहाना है चाइना के ऊपर अटैक करने का साउथ चाइना सी में, जहां पे उनके गुआम आइलैंड्स में इंडो पैसिफिक कमांड
पूरी तरह से तैयार खड़ी है और वो ताइवानीज, कोरियन और जापानीज के साथ मिलिट्री ड्रिल भी कर। तो चाइना कभी नहीं चाहेगा कि उनका वहां पे एक और फ्रंट खुले। दूसरा, चाइना का BRI जो है वो भी इस इलाके से गुजरता है। चाइना नहीं चाहेगा कि वॉर हो और उसका BRI प्रभावित हो, या उसके साथ में चाइना का जो एग्रीमेंट हुआ है ईरान के साथ अपना ऑयल को लेकर के, वो ऑयल आना बंद हो जाएगा। ऑयल बंद होगा तो वो ऑयल जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज उसकी बोली लगाएंगे डॉलर्स में और खरीद के ले जाएंगे, चाइना को उससे भी नुकसान होगा, तो चाइना भी नहीं आएगा। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, तो सिविलियन लीडरशिप है वो बोलती है कि हम ईरान के साथ हैं, हम आपकी मदद करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। परंतु उनके जो आर्मी चीफ हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पहले उन्होंने जाके बघेरी जो उनके IRGC के चीफ थे, उनको उन्होंने एक घड़ी प्रेजेंट करी। वो बताया जा रहा है कि घड़ी में एक कोई ट्रोजन फिक्स था जिसकी वजह से इजरायली बघेरी का असैसिनेशन कर सके, और उसके बाद उनको व्हाइट हाउस में बुलाया जाता है लंच पे। वो एक किस्म का उनके लिए रिवॉर्ड है, और उनको बोला जाता है कि आपके बेसिस हम यूज करेंगे फॉर रिकॉनेसेंस एंड स्ट्राइक अगेंस्ट इरानियन, तो और वो आप रेडी रखिए। और अगर ईरान के ऊपर कोई ग्राउंड अटैक करना है, कोई कमांडो अटैक करना है, कोई क्लैंडस्टाइन अटैक करना है, तो आपने हमें अपना बॉर्डर देना है बलोचिस्तान से। अब ये तो पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कभी भी बिक सकता है, रेंट आउट हो सकता है। अभी हमने देखा क्योंकि उनकी ज्योग्राफिकल पोजीशन ऐसी है, और वो कहीं भी बिक जाते हैं थोड़े से डॉलर्स के लिए या थोड़े छोटे मोटे प्रिविलेजेस के लिए। तो वो पाकिस्तान की एक डाइकोटमी है, सिविलियन लीडरशिप कुछ कह रही है, मिलिट्री लीडरशिप कुछ कह रही है। इसका मतलब पाकिस्तान डायरेक्टली ईरान के समर्थन में नहीं आएगा, वो अमेरिका के इशारों पर नाचेगा। बाकी रहे आपके इस्लामिक कंट्रीज, वो खाली स्टेटमेंट देने से ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे। और गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज जो हैं, जैसे UAE है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, आपके अपना बहरीन वगैरह हैं, ये नहीं चाहते कि ईरानियन को मिले वो न्यूक्लियर वेपन मिले, क्योंकि इनको या तो इनकी जो लड़ाई है शिया सुन्नी की है या आइडियोलॉजिकल है, या इनको लगता है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए तो वो यहाँ का बेताज बादशाह बन जाएगा और लीडरशिप जो है गल्फ कंट्रीज की वो उसके हाथ में चली जाएगी। तो वो भी ईरान के फेवर में नहीं आएंगे। इसलिए इस वक्त ईरान जो है एक बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ मुल्क है, और उनकी जो स्पिरिट है वो बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है। तो अब वो कब तक उसको सहन करते हैं, कब तक अमेरिका की मार को सहन करते हैं, कब तक वो रिटेलिएट करते हैं, कब तक उनके पास लड़ने की क्षमता है, वो अभी हम देखेंगे। और उनको लगना चाहिए, मेरा आंकलन ये है कि उनको यूक्रेन की तरफ से सबक लेना चाहिए, ज़ेलेंस्की बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ताकि अगर मान लो उनको सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम चाहिए तो वो तो दुनिया उनको देने को तैयार है। उनको 3.4% तक एनरिचमेंट करनी है अपने सिविल यूज के लिए, वो तो देने को तैयार है। यूनाइटेड नेशन भी इसके लिए हामी भरेगा। परंतु अगर आप वेपन बनाना चाहेंगे, झूठ बोलना चाहेंगे, अगर दुनिया को धोखा दे करके अपनी एनरिचमेंट ज्यादा करना चाहेंगे, अब 14,000 एनरिचमेंट प्लांट्स इनके पास सेंट्रीफ्यूजेस हैं जो उन्होंने शायद फोर्डो के अंदर छुपा के रखी हुई, तो वो सब डिस्ट्रॉय करना जरूरी है, ताकि आपकी जो लेजिटिमेट नीड है उसी के लिए जितने चाहिए उतने रख सकते हैं, और वो भी इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी की जो सुपरविजन के अंडर, और उनसे कुछ छुपाना नहीं है। तो इस किस्म का अगर वो समझौता कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में उनको डिस्ट्रैक्शन से उनको निजात मिल जाएगी। ब्रिगेडियर धीमन, जानना चाहेंगे जिस तरह से युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, क्या इसे लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति की आशंका है? ये मैंने अभी आपको बड़ा डिटेल में बताया कौन सा कंट्री क्या कर रहा है, क्या उसकी मानसिकता है, वो आएगा नहीं आएगा। तो मुझे नहीं लगता कोई भी कंट्री यहाँ पे आने को तैयार है। परोक्ष रूप से थोड़ी बहुत वेपन सप्लाई दे सकता है, दूसरी हेल्प दे सकता है, बट लड़ाई में नहीं ज्वाइन करेगा। तो ऐसी स्थिति में वर्ल्ड वॉर की स्थिति नहीं बनती है। और पूरी दुनिया इस वक्त जो ईरानियन डेलीगेशन है वो EU के साथ भी टॉक्स में है। पूरी दुनिया नहीं चाहेगी कि यहाँ पे कोई किसी किस्म की वर्ल्ड वॉर या इवन प्रॉपर वॉर भी शुरू हो, क्योंकि अगर यहाँ पे वॉर शुरू होती है तो उसका इकोनॉमिक इफेक्ट है वो पूरी दुनिया में पड़ेगा। एक पूरा का पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है अटलांटिक ओशन टू मेडिटेरेनियन थ्रू सुएज कैनाल, रेड सी और इंडियन ओशन, वो बंद हो जाएगा, नंबर 1। फिर जो दुनिया के जो ऑलमोस्ट मेजर पोर्शन ऑयल है वो भी इसी जगह से निकलता है। ईरान के पास जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, 30% ऑफ ऑयल एंड गैस इज थ्रू दैट एरिया, वो सब बंद हो जाएगा। तो इट विल बी अ टर्मोइल इन द कमर्शियलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड।
वहां पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी, ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ेंगे, तो वो कंट्री, कोई भी कंट्री नहीं चाहता कि यहाँ लड़ाई हो, और कोशिश यही करनी है कि इस लड़ाई को रोका जाए। तो रादर देन ज्वाइन करना तो बहुत दूर की बात, तो लड़ाई को रोकने के चक्कर में रहेंगे और यही एफर्ट्स रहेंगे। मगर प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका जो इस वक्त, मैं दादागिरी का शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा, पर पावर ड्रंक है, उसको मालूम है कि उसके पास ताकत है, इसराइल उसके साथ है, इसराइल उनका एक किस्म का प्रॉक्सी है इस एरिया के अंदर, जो उनका एक बना हुआ है, एक एजेंट है जो इस एरिया को उनके अंडर रखता है। तो वो नहीं मानेंगे जब तक इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से खत्म ना करते। प्लस उसके अलावा अगर आपने देखा हो कि अमेरिका ने अब्राहम अकॉर्ड किया था, जिसमें उन्होंने यूएई, सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज को बोला था कि आप जो है पीस रखिए इसराइल के साथ, ना कि लड़ाई रखिए। उसी तरह से अभी देखा जाए तो बहुत सारे कंट्रीज ऑलरेडी अमेरिका की इस बात से सहमत हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका मेन वेपन है वो ऑयल है, और ऑयल जो है ये एक जो डिग्रेडेबल सोर्स है, ये खत्म होने वाला है। तो इसलिए जो बाकी दूसरी कमर्शियल एक्टिविटीज हैं जिसके लिए उनको दुनिया के साथ इंटीग्रेट करना चाहिए, जैसे यूएई और सऊदी अरेबिया ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, तो बाकी कंट्री भी यही करने की फिराक में है। बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, ये सब ऑलरेडी इसी मुहिम में है कि हम एक साथ इंटीग्रेट रहें, और उसका एक ही तरीका है कि आप इसराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड कर लें। तो उसमें भी ईरान जो है अलग थलग पड़ता चला जा रहा है, क्योंकि वो अपनी आइडियोलॉजी की वजह से इस बात को मानने को तैयार नहीं। इसीलिए वो चाहते हैं कि रेजीम चेंज हो, कोई दूसरा आदमी आके यहाँ आए, उनका हेल्म ऑफ द अफेयर्स जो थोड़ा मॉडरेट हो, और वो दुनिया को अच्छी तरह से जाने, कमर्शियलिज्म को देखे, और एक तरफा या एक कट्टरता की तरफ ना चले, रेडिकलाइजेशन की तरफ ना चले, और थोड़ा मॉडरेट हो, ताकि मिलकर रहें और दुनिया में ज्यादा कैटास्ट्रॉफी ना हो। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर विजय सागर दीवन जी।